कौन सा अंग पीत का स्राव करता है? यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, ग्रहणी। पीत यानी बाइल्स, तो लीवर, पित्ताशय यानी गाल ब्लाडर या बाइल ब्लाडर, अग्नाशय पेनक्रियाज एंड ग्रहणी ड्यूडेनम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यकृत। पित्त जो है यकृत बनाता है और सेक्रेट करता है, जबकि स्टोर कहाँ रहता है? वो पित्ताशय में। हम थोड़ा इस फिगर को देखते हैं। कहाँ चला गया? ओके। तो जो हमारा लीवर है, इसे हम लीवर कहते हैं, ठीक है। यही हमारा शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि या ग्लैंड होता है, जबकि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारा, सेकेंड लार्जेस्ट पेनक्रियाज होता है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। और पेनक्रियाज ही हमारा शरीर का सिर्फ एकमात्र एक्सोक्राइम एंड एंडोक्राइम, अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि एकमात्र यही होता है, पेनक्रियाज। ठीक है, तो यकृत के हम फंक्शन को पहले देखते हैं। तो जो हमारा लीवर है, यकृत है, ये तो सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का। ये तो पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस किया था। इसके अलावा यकृत ही हमारा बाइल्स का निर्माण करती है, यानी बाइल्स बनाती है, उसका स्राव करती है। बट स्टोर कहाँ रहता है हमारे? गाल ब्लाडर यानी पित्ताशय में। ओके। और ये हमारे हेपेरिन बनाती है। हेपेरिन क्या होता है? ये ब्लड को बॉडी के अंदर जमने नहीं देता है, बॉडी के अंदर जमने से रोकता है, जबकि फाइब्रोनोजेन भी यकृत ही बनाती है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये बॉडी के बाहर ब्लड को क्लॉट करने में, यानी ब्लड के थक्का का निर्माण में, ब्लड के जमने में मदद करता है। इसके अलावा ये यूरिया को प्रोडक्शन करता है हमारा यकृत, जिसमें अमोनिया NH3 अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। और यूरिया ही फ्रेंड जो फर्स्ट कार्बनिक पदार्थ था जो लैब में निर्माण किया गया था, वो यूरिया ही है। फर्स्ट कार्बनिक पदार्थ जिसे लैब में निर्माण किया गया था, ये क्वेश्चन पूछता है कौन है? यूरिया। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, जो हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज होता है, उसको ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके स्टोर रखता है हमारा यकृत यानी लीवर। तो लीवर की ये सब फंक्शन है। तो ये जो लीवर बाइल्स बनाता है, जो पीत बनाता है, यहाँ पीत बनने के बाद वो यहाँ जाके स्टोर हो जाता है, यहाँ से सेक्रेट होकर जो हमारा पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर होता है, वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है। तो थोड़ा हम पित्ताशय को भी देख लेते हैं। तो जो हमारा गॉल ब्लैडर पित्ताशय होता है, यहाँ पर हमारा पित्त स्टोर होता है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा पित्त स्टोर होता है, जबकि बनता है हमारा लीवर में। पित्त और जो गाल होता है, बाइल्स होता है, पित्त प्लस सॉल्ट का मेनली बना होता है। इसका pH 7.7 के आसपास होता है। ये वसा को जनरली एब्जॉर्प्शन में यूज होता है। पित्त जो होता है वसा का एब्जॉर्प्शन यानी वसा का अवशोषण में सहायता करता है। हमारा जब भी भोजन अमाशय से बचने के पश्चात जब हमारा यहाँ पे पहुँचता है, तो वहाँ यहाँ आकर उससे पित्त मिल जाता है। ओके, यहाँ से पित्त निकलकर इसमें मिलता है। और वसा यहाँ पर भोजन हमारा एसिडिक नेचर का होता है, और यहाँ पर हमारा भोजन का नेचर बेसिक हो जाता है, क्योंकि पित्त उसमें मिलने से उसको बेसिक बना देता है। और पित्त क्यों मिलता है? तो फैट्स का पाचन के लिए, फैट का एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा पित्त आकर मिलता है, ठीक है। इसका pH 7.7 होता है। इसके अलावा एक कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन पित्ताशय को कॉन्ट्रास्ट करता है, पित्ताशय को प्रेशर करता है। जब भोजन हमारा यहाँ पहुँच जाता है, जब भी भोजन हमारा अमाशय में पचने के पश्चात ग्रासनी जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, यहाँ पर पहुँच जाता है, तो ये हार्मोन इस पित्ताशय को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसको प्रेस करता है, जिससे कि पित्त बाहर निकलता है। और वो हमारे भोजन को pH को 7.7 कर देता है, जिससे भोजन हमारा क्षारीय हो जाता है, बेसिक नेचर का हो जाता है, और यहाँ पर फैट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा बाइल्स होता है, बाइल्स को डॉक्टर रिमूव कर सकते हैं, यानी काट कर निकाल भी सकते हैं, क्योंकि बाइल्स का एक्चुअली फंक्शन कुछ नहीं होता है। इसका फंक्शन सिर्फ पित्त को स्टोर करने में ही होता है। ओके, क्योंकि इसका फंक्शन सिर्फ पित्त को स्टोर करने में, पित्त का प्रोडक्शन करने का काम लीवर करता है। इसलिए अगर कभी भी ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसको काट कर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यकृत डायरेक्ट पित्त बनाकर डायरेक्ट ही यहाँ भेज सकता है। इसके अलावा एक फ्रेंड हमें और याद रखना है, बिलीरुबिन नाम का एक प्रोटीन बनता है। ये कब बनता है? जब भी रेड ब्लड सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन टूटता है, तब जाके बिलीरुबिन में वो चेंज हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है।
जब भी ब्लड यकृत से गुजरता है तो जनरली 120 डेज लाइफ साइकिल होता है आरसीबी का। यहाँ गुजरने के बाद जब भी वो टूटता है, जब वो टूट फूट हीमोग्लोबिन में होता है या फिर आरसीबी में होता है, तो उसका निर्माण हो जाता है किसमें, बिलिरुबिन में वो कन्वर्ट हो जाता है। और बिलिरुबिन क्या है, एक पीला वर्णक है, जिससे हमारे पीला वर्ण शरीर का रंग पीला हो जाता है। और शरीर के रंग को पीला होने को ही पीलिया या फिर जॉन्डिस कहते हैं। तो पीलिया का पता कैसे चलता है हमें, तो बिलिरुबिन टेस्ट करते हैं जिससे हमें पीलिया का पता चलता है। तो आगे हम देखते हैं, अग्नाशय को देख लेते हैं, यानी पेनक्रियाज को देखते हैं। पेनक्रियाज हमारे बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्रंथि होता है। अग्नाशय को देखते हैं, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड या ग्रंथि है। ये जो हमारा होता है मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार के जैसे बिहेव करता है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ठीक है, ये दोनों के जैसा बिहेव करता है। ये एकमात्र ग्रंथि है जो हमारे शरीर का वो मिक्स्ड ग्लैंड है। इसके अंदर जो हमारा अग्नाशय का जो मैंने ऐसा शेप कुछ बनाया था, इसके अंदर एक पीले रंग का कोशिका पाया जाता है। यहाँ कुछ पीले रंग का कोशिकाएं पाया जाता है, जिसे हम सेल्स पाया जाता है पीले रंग का, जिसे हम कहते हैं लैंगरहैंस के द्वीप। तो ये पूछता है लैंगरहैंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अग्नाशय में 3 सेल्स होते हैं मेनली, अल्फा सेल या अल्फा कोशिका, बीटा सेल्स, बीटा कोशिका एंड गामा सेल। तो जो अल्फा कोशिका होता है उससे ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है, और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, जो कि हमारे ब्लड में जो एक्सेस शुगर हो जाता है, शर्करा हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। अगर इंसुलिन हमारा बॉडी में निकलना कम हो जाता है या फिर पूरी तरह काम करना बंद हो जाता है, तो हमें डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ 2 टाइप के होते हैं, एक टाइप ए होता है और एक टाइप बी होता है। टाइप ए में क्या होता है, इंसुलिन पूरा तरह से बनना बंद हो जाता है, जो हमारा इंसुलिन था वो पूरा तरह से बनना बंद हो जाएगा। और टाइप बी में इंसुलिन कुछ कुछ बनता है, यानी जो सेल्स होते हैं बीटा सेल्स वो कुछ कुछ काम करते हैं। और टाइप ए में बीटा सेल पूरी तरह से डेड हो जाते हैं। और थर्ड टाइप का होता है हमारा गामा सेल्स, जिसमें सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन बनता है। ठीक है, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, वसीय अम्ल, प्रोटीन, विटामिन, डेयरी प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा, वसीय अम्ल, जिसको फैटी एसिड कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। तो ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 2 तरह के होता है। और फैटी एसिड है क्या, COOH इसका फंक्शनल ग्रुप रहेगा और एक लंबा चेन रहेगा कार्बन कंपाउंड का। ठीक है, ये कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला से निर्मित एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, जिसका फंक्शनल ग्रुप COOH रहेगा। ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों हो सकते हैं, यानी संतृप्त और असंतृप्त दोनों होते हैं। तो फैटी एसिड किस में मिलता है ज़्यादा, तो ज़्यादा ये ऑयल्स में मिलता है। किसी भी प्रकार का ऑयल होगा तो किसी भी प्रकार का ऑयल में मिलता है, जैसे कि बादाम का तेल हो गया, आलमंड ऑयल, फिर सरसों तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, और हमारा कोकोनट ऑयल, हर प्रकार के ऑयल्स में, मछली के तेल, ये सब में भी ये पाए जाते हैं। फैटी एसिड का एक दूसरा नाम है विटामिन एफ। ठीक है, इसे विटामिन एफ भी कहा जाता है। इसका ज़रूरत शरीर को कम मात्रा में रहता है। ओके, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है आदमी, बंदर, नीला व्हेल, हाथी। तो नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि अर्थ का सबसे बड़ा मैमल्स है, सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी यही है, ब्लू व्हेल। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो ऑप्शन बी मैग्नीशियम करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रकार ब्लड के निर्माण के लिए आयरन का ज़रूरत होता है, लोहा का ज़रूरत होता है, उसी प्रकार ब्लड के लिए कच्चा पदार्थ हमारा लोहा या आयरन होता है, उसी प्रकार क्लोरोफिल के निर्माण के लिए जो कच्चा पदार्थ होता है वो हमारा मैग्नीशियम होता है। मैंने लास्ट वीडियो में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बहुत डिटेल में कवर किया है, उसे आप ज़रूर देखें। उससे लगभग फोटोसिंथेसिस से आने वाले सारे क्वेश्चन मैंने उसमें कवर किया है। यहाँ पे लाइट रहता है यानी क्लोरोफिल रहता है, ये ग्लूकोज बनता है, प्लस वाटर बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो ये फोटोसिंथेसिस पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, तकरीबन हर प्रकार के क्वेश्चन कवर किए हैं जो यहाँ से आ सकता है। जैसे कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो कैसे आता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन से ग्लूकोज बनता है, जबकि वाटर का रिडक्शन से ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन वाटर का ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन बनता है। ये पूछता है कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है। उसके अलावा ग्लूकोज जो है इसका लास्ट, ये प्रकाश संश्लेषण का जो हमारा मेन उत्पाद है ये ग्लूकोज होता है, और जो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है ये वाटर ऑक्सीजन होते हैं। बाई प्रोडक्ट कहते हैं, इसे द्वितीय उत्पाद कहते हैं, इसको मेन प्रोडक्ट कहते हैं।
और भी मैंने काफ़ी डिटेल में इसे कवर किया, लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, मैं उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन, विक्र, अंडाशय, थायराइड और मुंह, तो सारा का सारा ही अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ पे कौन अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, अंतःस्रावी जो हमारी ग्रंथियाँ होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जो ग्रंथियाँ हैं हमारे शरीर में 3 तरह की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड, यानी अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। जो हमारी मिश्रित ग्रंथि है वो सिर्फ एक ही होती है और वो है हमारी पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, और ये हमारे शरीर का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। और हमारी जो मिश्रित ग्रंथि है वो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों के जैसा बिहेव करती है। तो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या है? जो हमारा जो हमारा एक्सोक्राइन होता है ये शरीर से बाहर एंजाइम्स का स्राव करता है, और जबकि एंडोक्राइन जो होता है, एंडो मतलब अंतः, ये शरीर के अंदर ही अपना हार्मोन्स का सेक्रेशन करेगी। ओके, और जबकि एक्सोक्राइन शरीर के बाहर हार्मोन का एंजाइम का सेक्रेशन करेगा। यहाँ जो एंडोक्राइन है वो हमेशा हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, स्राव करती है, जबकि हमारी जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो एंजाइम का सेक्रेशन करती है। हार्मोन का खोज किसने किया था? तो स्टार्लिन ने किया था, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। और जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये डायरेक्टली हार्मोन को ब्लड में छोड़ देती है, और ब्लड ही हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक हार्मोन को लेकर जाती है। यानी हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन शरीर के अंदर कैसे होता है? तो ब्लड के जरिए होता है। तो चूँकि ये तो हार्मोन शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ब्लड के जरिए भेज दी, इसलिए इसको डक्ट की यानी नलिका की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो वेसल्स टाइप की होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, जो पाइप जैसा होता है, इसी को नलिका बोलते हैं। तो इसको एंडोक्राइन में उस ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू ही हार्मोन का स्राव से हार्मोन को ट्रांसपोर्ट कर देता है एक जगह से दूसरी जगह हमारे शरीर में। तो ये हमारी डकलेस यानी होती है, यानी नलिका विहीन होती है, इसमें नलिकाएँ नहीं पाई जाती है। जबकि हमारी जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ थी इनमें नलिकाएँ पाई जाएंगी, क्योंकि ये जो एंजाइम होगा, एंजाइम को शरीर से बाहर की ओर निकालेंगे। जैसे हमारा स्वीट्स हो गया, जैसे मिल्क ग्लैंड हो गया, लार ग्रंथि हो गया, ये सब लार हो गया, हमारा आंसू ग्रंथि जो हो गया, ये सब कहाँ निकालता है? शरीर से बाहर की ओर अपने एंजाइम्स को निकालते हैं। क्योंकि इन्हें शरीर से बाहर निकालना है तो ब्लड तो शरीर से बाहर आ नहीं सकता, इसलिए इनको नलिकाओं की आवश्यकता होती है, यानी डक्ट की आवश्यकता होती है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है हमारा बहिस्रावी ग्रंथि का। स्वीट ग्लैंड हो गया, मिल्क ग्लैंड हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, लैसिमल हो गया यानी अश्रु ग्रंथि हो गया। उसके और ये पूछता है हमारा जो लार ग्रंथि है, स्लाइवर ग्लैंड है, ये कितना होता है? तो ये 6 होता है या फिर 3 जोड़ा होता है। ये कहाँ होता है? तो 2 हमारी कानपट्टी के पास होता है, 2 हमारी जीभ के नीचे और 2 हमारे जबड़े के नीचे। तो ऐसे कर करके ये टोटल 6 होते हैं। तो फ्रेंड, मेन था हमारा पढ़ना एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में हम देखते हैं टोटल कितने सारे अंतःस्रावी ग्रंथि पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। तो ब्रेन में यानी मस्तिष्क में क्या क्या अंतःस्रावी ग्रंथि रहेगा? तो हाइपोथैलेमस रहता है, पिट्यूटरी रहता है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और पेनियाल ग्रंथि रहता है। ओके, ये 3 हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। ये हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में मूड को, भूख प्यास, ये सबको कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में जोड़ने का काम करता है। ओके, ये हमारा हाइपोथैलेमस का काम हो गया। अब पिट्यूटरी का काम रहेगा हमारा, ये सबसे, इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। इससे करीब 8-9 हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, जिसको हम अलग से ही चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पेनियाल्स को देखते हैं, इसे हम थर्ड आई कहते हैं, और इससे एक मेलिटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन क्या करता है? ये हमारी नींद को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये कैसे कंट्रोल करता है? तो जब हमारा आँख जो है लाइट को सेंस करता है, जब हमारे आँख पर लाइट पड़ता है तो मेलिटोनिन हार्मोन निकलना कम हो जाता है, जिससे हमें नींद नहीं लगता है। और जब हमारे आँख पर लाइट नहीं पड़ता है, आइज पे लाइट जब नहीं पड़ता है, तब मेलिटोनिन बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, जिससे हमें नींद लगने लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं हम। हाँ, गला, हमारे गला के पास भी 2 ग्रंथियाँ पाई जाती है, ऑटू ग्रंथि और एक होता है पैराथायराइड। ऑटू को हम थायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं। ओके, तो थायरॉइड, पहले हम पैराथायरॉइड को देख लेते हैं, क्योंकि छोटा सा है। इसका पोजीशन कहाँ होता है? ये गला में होता है, और गला में कहाँ होता है? तो थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। ये 4 छोटे चावल के शेप का आकार का होता है, और साथ साथ इसका काम क्या है? कैल्शियम और फॉस्फोरस को हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। हमारे ब्लड में ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को नियंत्रण करने का काम करता है। ओके, तो
जब भी हमारे शरीर में कैल्शियम ब्लड में बढ़ जाता है तो कैल्सीटोसिन नामक ये हार्मोन का सेक्रेशन करता है, जिससे कि कैल्शियम का मात्रा कम होता है। यानी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कौन सा करता है हार्मोन? कैल्सीटोसिन। और जब हमारे शरीर में कैल्शियम कम हो जाएगा तो यही पाराथायराइड नामक हार्मोन का स्राव करता है, जिससे कि वो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। अब जो हमारा मेन थायरॉयड ग्लैंड है, ऑटू ग्लैंड, इसका काम देखते हैं। इसका सबसे मेन फंक्शन होता है कि ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन को सेक्रेशन करता है। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है। तो इसमें दो सिचुएशन बनते हैं, या तो हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ जाता है, या तो हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ने से आयोडीन बढ़ जाएगा और कम होने से आयोडीन हमारे बॉडी में घट जाएगा। तो जब भी थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में घट जाएगा तो इसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉइड। यानी हाइपो मतलब होता है कम, और यही जब थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो ये हो जाता है हाइपर। हाइपर मतलब अधिक। तो इसके सिम्टम क्या है? जब हमें हाइपोथायराइड होगा तो कैसा लगे? तो क्या होगा? हमें सिंपल गोइटर यानी साधारण घेंगा, जिस वो क्या होता है, हमारा गला जो फूल जाता है। गला क्यों फूलता है? जो थायराइड ग्लैंड था हमारे जो गला का पास था उसका साइज बढ़ जाता है, जिससे कि वो फूल जाता है। तो अब ये अगर ये कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो हम इसका ऑपरेशन करके इसे हमें बाहर निकालना पड़ता है। इसके अलावा इसमें बीपी घट जाता है, वेट बढ़ जाता है, और बच्चों में अगर थायराइड हो जाएगा तो जरवामंता नामक बीमारी हो जाता है। इसमें क्या होता है? बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाता है। और एक आइसोटोप होता है आयोडीन का 131 आइसोटोप, ये यूज होता है हाइपोथायराइड को ठीक ट्रीटमेंट में। ये बहुत बार पूछा है कि आयोडीन का कौन सा आइसोटोप थायराइड ट्रीटमेंट में यूज होता है, तो ये हाइपोथायराइड में यूज होता है, या फिर थायराइड कैंसर जो हो गया उसमें भी यूज होता है। अब हम देखते हैं हाइपर थायराइड। हाइपर यानी अधिक हो गया। अधिक होने पर क्या होगा? हमारा आँख का साइज बढ़ जाएगा, वो लगेगा जैसे बाहर आ गया। ठीक है। इसके अलावा वेट कम हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है? टॉक्सिक गोइटर होता है। टॉक्सिक गोइटर में क्या होता है? बीपी बढ़ जाना, बीपी का हमारा बढ़ जाना और वेट का हमारा घट जाना। यहाँ वेट घट जाएगा, बीपी बढ़ेगा और वेट घटेगा, साथ साथ दस्त भी बहुत ज़्यादा आएगा। और इसमें क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी दस्त आने में प्रॉब्लम होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम थाइमस जो ग्लैंड है ये कहाँ होता है? ये हमारे फेफड़ों के बीच होता है। ठीक है। इसका काम क्या होता है? इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और ये एज के साथ डिसअपियर हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। और कोई पूछेगा कि कौन सा हमारा ग्लैंड एज के साथ काम करना बंद कर देता है या फिर डिसअपियर हो जाता है, तो ये होगा थाइमस ग्लैंड। उसके बाद एड्रिनल को देखते हैं, अधिवृक्क को देखते हैं। ये दो होते हैं, टोटल हमारे शरीर में दो होते हैं, और ये किडनी के जस्ट ऊपर होते हैं। ओके। इनका काम होता है बीपी एंड ऑक्सीजन के लेवल को कंट्रोल करना। इसके अलावा एक एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। ये पूछता है क्वेश्चन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन है? एड्रिनलिन है। और ये कहाँ से निकलता है? तो एड्रिनल से निकलता है। यानी ये इससे हमें गुस्सा लगता है, लड़ाई झगड़ा करने का मन करता है, अचानक से जो हमें कभी बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है, तो उसके लिए एड्रिनलिन हार्मोन ही जिम्मेदार है, जो कि एड्रिनल से निकलता है, अधिवृक्क से निकलता है। ये कहाँ होता है? जस्ट किडनी के ऊपर। हमारा किडनी कहाँ होता है? जो साइड वाले पेट है उसके ऊपर, यहाँ पे हमारा एड्रिनल होता है। ठीक, किडनी के ऊपर होता है। किडनी को हम गुर्दा भी हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है जनर ग्रंथि। ओके। तो इसमें दो प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, एक फीमेल में और एक मेल में। फीमेल में अंडाशय यानी ओवारी, और मेल में वृषण यानी टेस्टिस। तो मेल में एक ही टेस्टेट से एक ही हार्मोन निकलता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो और फीमेल में यहाँ से 3 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। तो पर्टिकुलरली एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन पुरुष हार्मोन है। ऑप्शन देता है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। इस तरह से ऑप्शन देता है। और यही उल्टा करके महिलाओं से भी क्वेश्चन पूछता है कि महिलाओं में कौन सा हार्मोन निकलता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, ये हमारे शरीर में, मेल के बॉडी में मेल का कैरेक्टरिस्टिक का निर्माण के लिए, बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना। ओके। उसके अलावा फीमेल कैरेक्टरिस्टिक उनके बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मिलकर डेवलप करती है, जैसे उनका जो मासिक चक्र चलता है, जो पीरियड्स चलता है, उसको कंट्रोल करना, बॉडी का डेवलपमेंट करना महिलाओं के जैसा, ये सब काम करता है। और जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, ये जनरली लेबर पेन के वक्त, बच्चों के जन्म के वक्त निकलता है, और ये गर्भनाल को चौड़ा कर देता है ताकि बच्चों का आसानी से जन्म हो सके। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।